Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing well. जैसा कि आपको पता है कि हमने जो ये सीरीज़ ऑफ एमसीक्यूज़ है ये हमने स्टार्ट किया। इससे पहले हमने दो सेशंस को डिस्कस किया। पहला सेशन जो हमारा था वो बायोलॉजी के रिलेटेड था। उसके बाद दूसरा सेशन जो हमारा था उसमें हमने केमिस्ट्री के कुछ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। फाइन। और ये जो अभी का सेशन होगा विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं वो फिज़िक्स के रिलेटेड होंगे। फाइन। और ये सेशन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दो सेशन से। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस को हमने फ्रेम किया है वो हमने चैप्टर वाइज किया। फाइन। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस को फ्रेम किया था वो हमने रैंडमली डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट चैप्टर्स से लेकर सिलेक्ट किया था उनको। लेकिन अब की बार ये टोटली एक चैप्टर के बेस्ड होंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप खुद यहाँ पे देख रहे हो, फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका थ्योरी पार्ट होपफुली आपने कवर किया होगा। दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द नॉलेज की। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। फाइन। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द यूनिट ऑफ वर्क इज, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है क्योंकि ये चैप्टर जो है इट्स इंटायरली बेस्ड ऑन यूनिट सिस्टम। इसमें आपने डिफरेंट बेस यूनिट्स पढ़े होंगे या डिराइव्ड यूनिट्स पढ़े होंगे, उनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ा होगा, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ा होगा। फाइन। ये सारी चीज़ें होपफुली आपने कवर की होगी। तो अगर ऐसा है तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा इस क्वेश्चन का आंसर करना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ जूल। जूल जो है यही इसका सही ऑप्शन है। अगर कभी एनर्जी का ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो उस केस में भी आंसर जूल आएगा। वर्क, हालांकि फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। फाइन। इस पे बहुत सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि डिफरेंट कंडीशन में वर्क किस तरह का हो सकता है, जो कि फ़िज़िक्स में आपने पढ़ा होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसने इस चीज़ को क्लियरली पढ़ा होगा तो वो इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को स्किप कर सकता है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रिवाइज होगा, इसलिए ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे है इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि किस कंडीशन में वर्क ज़ीरो होगा और किस कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। देखिए, आपने वर्क की एक इक्वेशन पढ़ी होगी। वर्क किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हियर डी रेफर्स टू डिस्प्लेसमेंट। फाइन। तो आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस चीज़ का, और उसके बाद 11th में आपने इन डिटेल पढ़ा होगा। यहाँ पे एफ डॉट डी है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। यहाँ पे जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे ये क्या बनेगा, एफ डी कॉस थीटा। ठीक। और जो ये थीटा यहाँ पे है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। ये थीटा जो है ये इंडिकेट करता है एंगल बिटवीन एफ एंड डी, यानी एफ एंड डी के बीच का जो एंगल है तो वो यहाँ पे थीटा से हमने रिप्रेजेंट करा। ठीक। तो इसी थीटा की वैल्यूज अगर चेंज होंगी तो अकॉर्डिंगली जो वर्क का साइन है वो भी चेंज होगा। फाइन। तो हम पहला केस ज़ीरो वर्क अंडरस्टैंड करेंगे, ये किस चीज़ को कहते हैं। देखो, जो पहला एरो है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, यानी जो इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो। और ये जो सेकंड एरो है यहाँ पे, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी इस फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये डी वही इंडिकेट करता है। फाइन। तो इस केस में भी ये सेकंड एरो डी है, ये मान लो डी। तो पहला केस हमारे पास ज़ीरो वर्क है। ज़ीरो वर्क किस केस में हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे पहले केस में थीटा को यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यानी एफ एंड डी के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। फाइन। तो यही 90 डिग्री जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे
तो ये बनेगा एफ डी कॉस 90 डिग्री। फाइन, यहाँ पे देख सकते हैं हमें पता है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर होती है, पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में। उस 0 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ एंड डी से तो वो 0 के बराबर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो आएगा 0 के बराबर। हो गई एक कंडीशन कि वर्क 0 कब हो सकता है, चाहे आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो वहाँ पे, उस केस में वर्क जो है वो 0 होगा। ठीक, उसके बाद एक और कंडीशन है 0 वर्क होने का, तो वो ये है कि अगर एफ एंड डी इनमें से कोई एक भी अगर 0 के बराबर हुआ तो वहाँ पे भी जो वर्क है वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा इस पॉइंट को। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक, फोर्स अप्लाई करने पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, यानी इसने कोई डिस्टेंस यहाँ पे कवर नहीं करा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। फाइन, तो यही डी की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फिर एफ की कितनी भी बड़ी वैल्यू होगी वो फिर भी 0 के बराबर आएगा। होप ये 0 कंडीशन आपको समझ आया होगा। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है हमारा, पॉजिटिव वर्क कब हो सकता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, तो उस केस में जो एंगल आएगा यहाँ पे इनके बीच का, तो वो होगा 0 के बराबर, 0 डिग्री के बराबर। फाइन, तो यही 0 डिग्री जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये आएगा बराबर एफ डी कॉस 0 डिग्री। हमें पता है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो वही 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव में आएगा। फाइन, तो ये केस है पॉजिटिव वर्क का। तो उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट केस बचता है। ठीक, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल है वो बनेगा 180 डिग्री। तो वही 180 डिग्री जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो बनेगा एफ डी कॉस 180 डिग्री। ठीक, तो एफ डी कॉस 180 डिग्री, हमें पता है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। वही -1 जब हम इस एफ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो इसकी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो वहाँ पे नेगेटिव वर्क हो गया। ठीक, तो ये तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। होप इस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से आपका जो कॉन्सेप्ट है टू सम एक्सटेंट वो रिवाइज हुआ होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का रोल होता है, वो हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे अच्छे से। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, यानी ये पूछा गया है कि एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसका ऐसा यूनिट क्या है। तो ये सबको पता होगा, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है ओम, जो कि हम ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। फाइन, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, वोल्ट। फिर बी ऑप्शन में है वोल्ट। तो वोल्ट सबको पता होगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है या हम वोल्टेज का यूनिट कह सकते हैं। ठीक, इसी तरह एम्पियर, एम्पियर करंट का यूनिट है। ठीक है, तो कभी पूछा जाता है कि करंट जो है इसको हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं। डिवाइसेस को हम किसी और लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा करंट को हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से, उसका नाम है एमीटर। फाइन, और ये भी पूछा जाता है कि एक सर्किट के अंदर हम एमीटर को किस फैशन में किस पैटर्न में कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आंसर आएगा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फाइन, द यूनिट ऑफ पावर इज, यानी पूछा गया है पावर की यूनिट के बारे में। आपने ये चीज़ 10th में भी पढ़ी होगी, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तभी मैंने ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें फ्रेम किए हैं जो 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 डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फाइन, यानी ये सारी क्वेश्चंस जो इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए इन पे आपका फोकस रहना चाहिए। तो यहाँ पे पावर की जो यूनिट है वो हो जाएगी वॉट। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पावर की एक और यूनिट है, आपने पढ़ा होगा हॉर्स पावर के बारे में। हॉर्स पावर, कभी पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं।
मैंने पहले ही बोला यूनिट कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। कभी एक गिवन क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके एक या एक से ज़्यादा यूनिट्स हो सकते हैं। उनमें से एसआई यूनिट्स भी हो सकते हैं और नॉन एसआई भी। जो उनका आपस में जो इंटर कन्वर्जन है वो भी पता होना चाहिए। यहाँ पे जो एक हॉर्स पावर जो है उसमें 746 वाट होते हैं। फाइन। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है। हर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, सबको पता होगा फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ठीक। न्यूट्रॉन के बारे में सबको पता होगा, एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है। द यूनिट ऑफ द फोर्स इज, फोर्स का यूनिट पूछा गया है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड इट्स इंडिकेटेड बाय कैपिटल एन। ठीक। ये है फोर्स का ऐसा यूनिट। कभी फोर्स का जो सीजीएस में यूनिट है वो पूछा जाता है, वो भी पता होना चाहिए। सीजीएस में जो इसका यूनिट है वो है डाइन। और ये भी पता होना चाहिए एक डाइन कितने न्यूटन का होता है या एक न्यूटन कितने डाइन्स का होता है, क्योंकि इस पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर सकता है। यानी एक डाइन होता है बराबर 10 raised to the power -5 न्यूटन। अगर इसका इनवर्स पूछा जाएगा तो उस केस में 1 न्यूटन की वैल्यू जो है वो आएगी। अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू पता है तो दूसरा आप खुद इस पे बना सकते हो। जो फिज़िक्स स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए काफ़ी आसान है, लेकिन जिसका जो स्टूडेंट फिज़िक्स बैकग्राउंड से नहीं है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सो ही और शी हैज़ टू रिमेंबर दिस वैल्यू। ठीक। ये इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। फिर फैराडे की बात अगर हम करेंगे, ये है चार्ज की एक यूनिट, चार्ज। ठीक। चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए लेकिन तो वो वहाँ पे उसका आंसर आएगा कूलम। हम कूलम में चार्ज को मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम 1 मोल ऑफ चार्ज लेंगे तो उसका जो यूनिट है वो फैराडे कहलाता है, वो 1 फैराडे के बराबर होगा। फिर बात फर्मी की अगर हम करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूजुअली हम फर्मी में न्यूक्लियर साइज को मेजर करते हैं। ठीक है। तो इस ये काफ़ी छोटी यूनिट है, इसकी वैल्यू कभी डायरेक्टली पूछी जाती है तो इसकी जो वैल्यू है वो है 10 raised to the power -15। ठीक। तो यही रीज़न है वहाँ इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम कभी फेम्टोमीटर भी कहते हैं। फेम्टोमीटर क्यों? क्योंकि आपने यूनिट सिस्टम में कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा होगा। यानी जब हमें एक यूनिट को किसी स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ पे हम कुछ प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। ये सीरीज़ याद होनी चाहिए अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। तो इसी तरह अगर हमें कोई गिवन यूनिट को लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में हम जो लार्ज प्रीफिक्सेस है उनको उनका यूज़ करते हैं, जिसमें डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पिटा एटसेट्रा आता है। उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ याद होनी चाहिए क्योंकि उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है यूनिट कन्वर्जन में। तो जब आप वहाँ पे फेम्टोमीटर पे पहुँचोगे उस सीरीज़ में, फिर उसकी वैल्यू आप चेक करोगे तो वो आएगा बराबर 10 raised to the power -15 मीटर, जिसको हम कभी फर्मी भी कहते हैं। न्यूक्लियर साइज यूजुअली हम इसी यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। फिर ऑप्शन डी में है रदरफोर्ड। आपने एक फिनोमेना के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, जिसको बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया था। उसका यूनिट कभी पूछा जाता है तो उसका यूनिट है बैक्यूरेल, लेकिन एक और यूनिट है उसकी, वो है रदरफोर्ड। फाइन। ये दोनों पता होने चाहिए, लेकिन मोस्टली वहाँ पे बैक्यूरेल दिया रहता है ऑप्शंस में, क्योंकि बैक्यूरेल साइंटिस्ट का नाम है जिसने उस रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है उसको डिस्कवर किया था। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आप खुद भी देख सकते हो कि कितने डिफरेंट एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक स्टूडेंट सोचता है कि जो ये ईयर इसमें है तो ये डेफिनेटली टाइम का यूनिट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट ईयर्स में हम एक्चुअली डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? ये है डिस्टेंस का यूनिट है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो वहाँ पे आंसर आएगा डिस्टेंस। फाइन। देखो लाइट ईयर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ये हम किस चीज़ को कहते हैं।
एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। जिस बच्चे को मैथ्स पे अच्छा खासा होल्ड है, वो इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकता है फिगर्स में कि ये एक लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है। देखो, मान लो हमें पता है एक ईयर में कितने डेज होते हैं, वो होते हैं 365 डेज। बस करना कुछ नहीं है, एक ईयर को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 365 डेज। अगर इसी नंबर ऑफ डेज को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। ये वैल्यू आवर्स में आ गई। अब इन्हीं आवर्स को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब आगे जो हमारी वैल्यू है वो मिनट्स में होगी यहाँ तक। उसके बाद इन मिनट्स को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे सेकंड्स में, जो कि हमें चाहिए यहाँ पे, तो हम फिर से इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 60 से। तो इसकी वैल्यू आएगी, यानी एक ईयर में इतने सेकंड्स होते हैं ऑलमोस्ट। तो फिर आपको पता है, एक मैथ्स में या रीजनिंग पार्ट में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड के बारे में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, यानी दो वैल्यूज अगर हमें पता होगी तो जो तीसरी वैल्यू है अगर वो अननोन होगी तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टाइम अब दिया है कि एक ईयर में कितना टाइम होता है, वो होता है 3 × 10⁻⁷ फिर बात आती है स्पीड किसकी, लाइट की। हमें पता है लाइट की जो स्पीड है वो भी याद रखना, उसकी वैल्यू है 3 × 10 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। 10th में जब रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ डेफिनेटली ये वैल्यू आपने पढ़ी होगी। ठीक, अब हमारे पास टाइम भी है और स्पीड भी है किसकी, लाइट की। अब हम आराम से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यही डिस्टेंस जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर टाइम इंटू स्पीड। फिर हम इनकी जो वैल्यूज़ है वो हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। टाइम का भी हमने निकाला, कितने सेकंड्स है, 3 × 10⁻⁷ ठीक, इंटू करेंगे किससे, इंटू करेंगे 3 इंटू यानी स्पीड जो हो है हमारे पास। आपने एक रूल पढ़ा होगा मैथ्स में, व्हेन बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडिड। यहाँ 10 बेस सेम है ना, इनकी पावर्स का एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, 10⁻15। 7 और 8 15 हो गए। और फिर जो यहाँ पे रिमेनिंग 2 × 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9 आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये मीटर्स में आएगी। तो ये रहा एक लाइट ईयर का वैल्यू, जो कि आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको डेरिवेशन के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि आप हमें ये डिराइव करके दो कि कैसे कर सकते हो। नहीं, आप डायरेक्टली ये वैल्यू याद रख सकते हो कि एक लाइट ईयर का डिस्टेंस किसके बराबर होता है। इसकी एग्जैक्ट ये मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दी, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा। लेकिन इसकी वैल्यू जो बनती है वहाँ पे वो है 9 पॉइंट, इफ़ वी वांट टू बी मोर प्रिसाइज अबाउट इट्स वैल्यू, फिर वो किसके बराबर होगी, 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। अब आपने अच्छे से समझा होगा कि एक लाइट ईयर क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी डेफिनेशन ऑफ लाइट ईयर आपको पता होना चाहिए। डोंट बी कंफ्यूज विद टाइम। ये ईयर वर्ड जो है ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। सो बी केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, काफ़ी आसान है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। Which one of the following is the unit of measure of the thickness of the ozone layer of the atmosphere? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है जो ओजोन लेयर है, ठीक, उसकी जो थिकनेस है वो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो सबको पता होगा, तो वो हम डॉब्सन में मेजर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। फाइन। नॉट की अगर हम बात करेंगे, ये स्पीड की यूनिट है। जब हम स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं नॉटिकल माइल पर आवर में,
ठीक, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, जो मैरीटाइम नेविगेशन है, नेवल शिप्स जो होती है वहाँ पे इस यूनिट का ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शन बी है यही इसका सही आंसर है। पॉइज़ जो है, ये पॉइज़ किसका यूनिट है? आपने सुना होगा विस्कोसिटी के बारे में, तो ये है ऐसा यूनिट विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, जो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा हिंट दूँगा कि ये किस चीज़ को हम कहते हैं। जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ते हो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के केसेस में, तो वहाँ पे ऐसा फ़ोर्स जो मोशन को अपोज़ करता है अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो यही इसी तरह का जो अपोज़िट फ़ोर्स होता है किसमें? लिक्विड्स में, यानी फ्लूइड्स में हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे उसको हम फ्रिक्शन नहीं बल्कि विस्कोसिटी कहते हैं। तो बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसका जो यूनिट है वो है पॉइज़। इसके और भी यूनिट्स हैं लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। फिर मैक्सवेल, मैक्सवेल ये वो मैक्सवेल नहीं है, ये क्रिकेटर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे मैक्सवेल यूनिट है एक्चुअली। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा 12th में, मैग्नेटिक फ्लक्स ये उसी का यूनिट है लेकिन सीजीएस सिस्टम में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हम देखेंगे वो है वेबर, जो हम डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे बात आई ओजोन की। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला सबसे पहले याद रखिएगा, वो है O3। ठीक, ओजोन के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। कभी ये पूछा जाता है कि ये एटमॉस्फेयर की किस लेयर में प्रेजेंट होता है। आपने जियोग्राफी के अंदर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़े होंगे, यानी जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एटसेट्रा आता है। फाइन, तो ये जो ओजोन लेयर है ये एक्चुअली स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। फाइन, इसका काम क्या है? वहाँ पे जो सन से कुछ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है ये हमें उनसे बचाता है, क्योंकि ये उनको फिल्टर करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। ठीक, तो इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। फाइन, तो आपने एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा इसके बारे में। आपने बैड ओजोन और गुड ओजोन के बारे में सुना होगा, तो ये मैं थोड़ा समझाऊंगा, बस उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ऐसा ओजोन जो कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। वहाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, जो काफ़ी घातक हो सकती है, काफ़ी हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। फाइन, तो लेकिन अगर यही ओजोन कहाँ पे होगा प्रेजेंट? जो एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, तो वहाँ पे ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, बल्कि इसका वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट होगा, क्योंकि ये वहाँ पे एक्ट करता है एज अ प्लूटेंट। तो उस वाले ओजोन को हम बैड ओजोन कहते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है ओजोन जो हमारे लिए यूजफुल है, उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। ठीक है ना? तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि गुड ओजोन और बैड ओजोन में क्या डिफरेंस है। ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओडीएस यानी ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने की बात करी गई थी। ये कब साइन हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। 1987 में। तो यही रीज़न है, इसी दिन हम ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। का मॉन्ट्रियल एक्चुअली एक सिटी का नाम है जो कि कनाडा में है। लाइट ईयर इज, यानी लाइट ईयर किस चीज़ को हम कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया, एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, तभी मैंने इससे पहले भी कहा कि इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ये हम किसको कहते हैं, कि ये हम किस चीज़ को कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ए पार्सेक, a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky is equal to। पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए पार्सेक किस चीज़ का यूनिट है। ये भी अगर हम देखेंगे ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, यानी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स एटसेट्रा, अगर हमें उनकी डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम उसको पार्सेक में मेजर कर सकते हैं। ये एस्ट्रोनॉमर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं इस यूनिट का। तो
ये डिस्टेंस का यूनिट है जो क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है। ठीक, तो ये पूछा जा रहा है कि एक पारसेक कितने लाइट ईयर्स का होता है। तो यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ये बराबर होता है 3.25 लाइट ईयर्स के बराबर। आपने 11th में पढ़ा होगा पैरालैक्स मेथड के बारे में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है पैरालैक्स शिफ्ट का। वो किस चीज़ का नाम है, चलिए हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, दिखने में टफ लग सकता है बट एक्चुअल में काफ़ी आसान है। देखो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी दूर है यहाँ से। ये मान लो अर्थ पे दो लोकेशंस है। ठीक, अगर हम इन दो लोकेशन से इसको व्यू करेंगे इस स्टार को, हमें लगेगा कि ये स्टार जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका चेंज नहीं होता है। जो अपेरेंट चेंज होता है इसकी लोकेशन में, इसको हम कहते हैं पैरालैक्स शिफ्ट। आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो फिर हम इसका डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं पैरालैक्स एंगल। ठीक, और इसके डायरेक्ट अपोजिट जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बेस या बेसिस। ठीक, तो इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ है या डिस्टेंस है उसको मेजर करना होगा, तो पैरालैक्स मेथड का वहाँ पे यूज़ होता है। या कभी कभार अगर हमें किसी सेलेस्टियल बॉडी की सच एज एस्ट्रॉयड या प्लैनेट की जो एंगुलर डायमीटर है, अगर हमें वो मेजर करना होगा तो हम वहाँ पे पैरालैक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स में जब आप पढ़ते हो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, तो वहाँ पे एक शेप ऐसी बनती है, ये थीटा रहा और ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक आर्क है ना। ये मान लो इसकी रेडियस है। हमें पता है वहाँ पे जो रेडियस और इस लेंथ ऑफ आर्क का जो रिलेशन है वो है थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना, एल डिवाइडेड बाय आर। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो ये डिस्टेंस होती है ये हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो ये जो इसकी बेस है ये हम बी से डिनोट करेंगे और ये रहा हमारा पैरालैक्स एंगल। तो ये भी एक तरह का वो सेक्टर ही बनता है यहाँ पे। तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पैरालैक्स मेथड में, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल डी है ये मान लो इसकी रेडियस के बराबर है, यानी रेडियस की तरह एक्ट करता है। और इसके अपोजिट जो बेस है ये मान लो आर्क जैसी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा थीटा इज इक्वल टू आर्क के बदले स्मॉल बी डिवाइडेड बाय आर के बदले कैपिटल डी। यानी बी भी अगर हमें पता होगी बी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, तो हम डी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से जो ये पैरेलैक्स मेथड है ये काम करता है। ठीक है ना, तो इसी मेथड से हम एक पारसेक की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पैरेलैक्स मेथड का और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम एक पारसेक की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या एक पारसेक को समझ सकते हैं ये किस चीज़ का नाम है। ये रही यहाँ पे अर्थ की लोकेशन और सेंटर में सन है। जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच, इसको हम ये किसके बराबर होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, 1 AU की, जिसकी वैल्यू हमें पता है, यानी ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक, और ये वर्टिकली डिस्टेंस मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच और सन के बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे उस केस में जो ये थीटा है ये किसके बराबर होगा, ये 1 आर्क सेकंड के बराबर होगा। अगर हम इसी 1 आर्क सेकंड को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3600 डिग्री के बराबर होगा। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये एंगल का जो मेजर है यहाँ पे कितना स्मॉल है। ठीक है, यानी 1 डिग्री को 36 यूनिट्स में डिवाइड करने पर खुद इमेजिन कर सकते हो कि वैल्यू कितनी छोटी आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हो गया यहाँ तक।
तो उस केस में जब ये थीटा 1 आर्क सेकेंड या 1/3600 डिग्री के बराबर होगा, तो उस केस में जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये सन हो सकता है या कोई और स्टार हो सकता है, तो इसके बीच और जो ये यहाँ पे सन है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम 1 पार्सक कहते हैं। ठीक है ना, तभी हमने पहले ही कहा कि पार्सक एक्चुअली डिस्टेंस का यूनिट है। इसकी वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री और पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके। अब मैंने यही चीज़ यहाँ पे हॉरिजेंटली दिखाई है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये है वो स्टार जिसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, और ये है 1 आर्क सेकेंड जो वो छोटा एंगल बन रहा था वहाँ पे। आपको पता है tan थीटा की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री जब आप 10th में पढ़ते हो? tan थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, तो वो है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जिसको हमने 1 AU कहा था। तो हम यहाँ पे 1 AU लिख सकते हैं। बेस है यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सन और स्टार के बीच का, दैट इज डी, स्मॉल डी, जिसको हम 1 पार्सेक भी कहते हैं, डी। अगर हमें इसकी वैल्यू भी पता है और इस tan थीटा की वैल्यू भी पता है जो कि 1 आर्क सेकेंड के बराबर है या 1/3600 डिग्रीज के बराबर, तो हम इस डी की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही पार्सेक जो है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लाइट ईयर्स में, तो 1 पार्सेक किसके बराबर होगा? 3.26 लाइट ईयर्स। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि पैरालैक्स मेथड और ये जो पार्सेक है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री और पैरालैक्स मेथड का यूज़ करके। आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी एफर्ट डालनी है इसमें। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स ए लेंथ ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 1 माइक्रोन की लेंथ की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है कितनी होती है। ये क्वेश्चन हम जो मैं बता रहा था वो प्रीफिक्सेस के बारे में, अगर आपको उनकी वैल्यूज़ अच्छे से पता है तो आप क्लियरली ये चीज़ें कर सकते हो आराम से। 1 माइक्रोन, इसको हम कभी माइक्रोमीटर भी कहते हैं। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो साइज़ है वो हम कभी माइक्रोन्स में मेजर करते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। बैक्टीरिया का यूजुअली जब आप बुक्स में साइज़ देखते हो, वहाँ पे लिखा रहता है कि बैक्टीरिया 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू बतानी है। पहला ऑप्शन है 10 रेज टू द पावर -6 सेंटीमीटर। अभी हम चेक करेंगे क्या यही इसका आंसर है, यानी सेंटीमीटर्स में। पहले आपको पता होना चाहिए, जो अगर हम मीटर्स में देखेंगे 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। इसका मतलब हुआ जो ये डी ऑप्शन 1 मीटर है ये गलत हुआ। ठीक, अगर हम इसी मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, आराम से कर सकते हैं। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो होते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट होगा। ठीक, तो आपको पता है कि हम 100 सेंटीमीटर को 10 रेज टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं, दैट इज 10 रेज टू द पावर -6 एज इट इज आएगा, और यहाँ पे इंटू आएगा 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। आपको मैथ्स का एक रूल याद होगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडिड। तो इनके पावर्स का जब हम एडिशन करेंगे ये आएगा बराबर 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी, दैट इज 10 रेज टू द पावर -4 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर आपको वो प्रीफिक्सेस याद है, उनकी वैल्यूज़ याद है, तो आप इजीली डिफरेंट यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हो। तभी मैं पहले ही कहता हूँ कि आप पहले इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो अच्छे से पढ़ के आइएगा। उसके बाद जितनी आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बीफ अप होगा इससे। ठीक है ना, तो यही इस सीरीज़ का मकसद भी है। तो फिलहाल आज हम इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी वरना। तो आप देखो, अगर मैं ये एक्सप्लेनेशन पार्ट
कैंसिल करूँ यहाँ पे, तो फिर हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएँगे, ठीक? क्योंकि इसमें समय लग जाता है, तो इस तरह से जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो काफ़ी कम डिस्कस हो पा रहे हैं। तो अपना रिव्यू इसके रिलेटेड ज़रूर दीजिएगा। तो इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई रिव्यू है, तो वो भी आप दे सकते हो। वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दोज़ थिंग्स एज़ वेल। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। तो होपफुली आपने इस सीरीज़ से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखी होंगी, या आपने जो ऑलरेडी सीखा है उसका जो रिवीजन है वो हुआ होगा काफ़ी हद तक। तो इस सीरीज़ को अब यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।